अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था आप लोगों का प्रिंटफ का फंक्शन। उसमें हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस की थी वो था आप लोगों का फॉर्मेट स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्पेसिफायर, आर्गुमेंट लिस्ट पे हम लोगों ने डिफरेंट प्रोग्राम्स देखे थे जिसमें हम लोगों ने विद और विदाउट आर्गुमेंट्स प्रोग्राम्स डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 को ही कंटिन्यू करना है। तो जो चीज हम लोगों ने देखी थी कि हम लोग जब भी प्रिंटफ यूज करते हैं उसमें हम लोग टेक्स्ट यूज करते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करते हैं। हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस वगैरह भी यूज करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एस्केप सीक्वेंसेस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से अपने आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हो, ज्यादा खूबसूरत बना सकते हो, रीडेबल बना सकते हो। जैसे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए बैकस्लैश एन यूज होता है, इस तरह आप लोग डिस्टेंस देखना चाहते हो, किसी वर्ड को बोल्ड करना चाहते हो, किसी वर्ड को इन्वर्टेड कॉमास में लिखना चाहते हो, तो इस सब के लिए हम लोग जो चीज यूज करते हैं वो है एस्केप सीक्वेंस। स्पेशल कैरेक्टर्स यूज्ड इन फॉर्मेट स्ट्रिंग टू मॉडिफाई द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। आप लोगों के पास स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो आप फॉर्मेट स्ट्रिंग में, इन याद रखना है कि डबल कोट्स में फॉर्मेट स्ट्रिंग का पार्ट होते हैं ये, लेकिन ये आपके आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए यूज होते हैं। ये एज इट इज लिखे हुए नहीं आएंगे आप लोगों के पास, ये आप लोगों को सिर्फ जो इनका मकसद है सिर्फ वो शो होगा। फॉर एग्जाम्पल बैकस्लैश एन जब हम इन्वर्टेड कॉमर्स में यूज करते हैं तो आउटपुट में बैकस्लैश एन लिखा नहीं आता, बल्कि जो हमारा आउटपुट का सेंटेंस है वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं जिनको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। These characters always begin with backslash known as escape character। हमेशा याद रखना है जब भी आप लोगों को कंपाइलर बैकस्लैश देखता है साथ ही वो नेक्स्ट कैरेक्टर को फाइंड आउट करता है। बैकस्लैश को हम लोग एस्केप कैरेक्टर भी बोलते हैं कि ये आपके नॉर्मल जो फ्लो है इसको एस्केप करता है और ये कुछ एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो बैकस्लैश जब भी यूज होगा तो कंपाइलर को पता चल जाएगा। अगर उसे नेक्स्ट वर्ड देखेगा, अगर नेक्स्ट वर्ड उसके प्री डिफाइंड वर्ड्स में से कोई है तो वो क्या समझेगा, वो एक एस्केप सीक्वेंस है और वो उसके मुताबिक उसकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा। देन आप लोगों के पास एस्केप सीक्वेंसेस जो सी में यूज होते हैं, सबसे पहले आप लोगों के पास है बैकस्लैश बी। बैकस्लैश बी आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ लिखा है हेलो बैकस्लैश बी वर्ड, तो जो डिस्प्ले में आएगा वो हेलो वर्ड के बीच में देखो एक ओ आ रहा था, हेलो HELLO, फिर हम लोगों ने बैकस्लैश बी लिखा और वर्ड लिख दिया। बैकस्लैश बी का क्या मतलब है, एक बैकस्केप। जैसे ही बैक स्पेस हम लोग क्लिक करेंगे तो ये जो कर्सर क्या होगा, ओ को मिटा देगा। तो जिस जगह पे भी हम लोगों ने बैकस्लैश बी लिखा हुआ है उससे पिछला कैरेक्टर जो भी होगा वो रिमूव हो जाएगा। देन आप लोगों के पास है बैकस्लैश एफ, यूज्ड टू इंसर्ट अ ब्लैंक paper in the printed output. Printf hello word backslash f word display hello, then the computer will include a blank paper and display word। किसी भी दो वर्ड्स के बीच में या किसी भी सेंटेंसेस के बीच में अगर आप पूरे पेपर की एक स्पेस देना चाहते हो तो आप लोग क्या यूज करते हो, बैकस्लैश एफ। ये आपको आउटपुट का ब्लैक स्क्रीन पे तो शो नहीं होगा, बट अगर आप लोगों ने उस आउटपुट को प्रिंट करना है, किसी पेपर में लेके आना है, तो ये हमेशा एक पेपर का गैप दे देगा। देन बैकस्लैश एन जो हम लोगों ने बहुत दफा डिस्कस किया, ये नेक्स्ट लाइन में मूव करता है। जिस जगह पे भी आएगा उससे अगली जितनी भी चीजें होंगी वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल में देखिए हेलो के और वर्ड के बीच में आप लोगों के पास बैकस्लैश एन है, तो क्या होगा, हेलो लिखा आएगा और वर्ड नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होगा, सेम लाइन में डिस्प्ले नहीं होगा। देन आप लोगों के पास है बैकस्लैश आर। बैकस्लैश आर आप लोगों के पास कर्सर को मूव करने के लिए यूज होता है। यूज टू मूव द कर्सर, वो जो ब्लिंक कर रहा होता है ना कर्सर, आपको वो मूव करने के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन, आपकी करंट लाइन की बिगिनिंग में चला जाएगा। तो अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल प्रिंट एफ हेलो बैकस्लैश आर वर्ड, जैसे ही हेलो प्रिंट हुआ क्या लिखा गया, बैकस्लैश आर, ये वापस से एच से पहले चला जाएगा।
और क्या प्रिंट करेगा, वर्ल्ड। तो हेलो की जगह ओवरराइट क्या हो जाएगा, वर्ल्ड। जैसे ही HELLO लिखा, /R उसको स्टार्ट में ले जाएगा और फिर क्या डिस्प्ले करेगा, वर्ड। तो जो वर्ड है वो हेलो को ओवरराइट करेगा, हेलो से पहले नहीं लिखा जाएगा बल्कि हेलो की जगह पे आ जाएगा। देन आप लोगों के पास /T, अगर आप लोग दो वर्ड्स के बीच में या सेंटेंसेस के बीच में टैब का डिफरेंस देना चाहते हो, टैब का मतलब होता है 8 स्पेसेस, तो आप लोग क्या यूज करोगे, /T। अब हेलो वर्ड के बीच में /T लिखने के ऑटोमेटिकली 8 स्पेसेस आ जाएंगे। देन अगर आप चाह रहे हो कि कोई चीज आप लोगों के आउटपुट में सिंगल कोट्स में शो हो, तो आप लोग सिंपल उसको सिंगल कोट्स में नहीं लिखोगे, डबल कोट्स के अंदर आप /सिंगल कोट लिखोगे, तो ही आपका जो आउटपुट ब्लैक स्क्रीन पे आता है वो सिंगल कोट्स में नजर आएगा। और सिंगल कोट आप लोग उसको आप लोग बंद भी कर सकते हो, आप लोग उसको सिंगल भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आप अपॉस्ट्रोफी की तरह यूज कर सकते हो। देन /डबल कोट्स, जैसे ही हम लोग प्रिंट एफ में डबल कोट्स लिखते हैं तो जो भी चीज डबल कोट के अंदर होती है वो एज इट इज लिखी आ जाती है, लेकिन वो डबल कोट शो नहीं होती। अगर आप लोग आउटपुट में चाहते हो कि डबल कोट्स भी शो हो तो आपको एक्स्ट्रा /डबल कोट्स लिखना पड़ता है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में। देन डबल /, जैसे ही आपके आउटपुट में एक सिंगल / आती है तो आपका कंपाइलर समझता है ये कोई एस्केप सीक्वेंस है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं ये एस्केप सीक्वेंस मैं / अपने आउटपुट में देखना चाहती हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल डिवाइड या कुछ भी चीज में स्लैश ऑप्शन दे दी, एंटर दिस /दिस, तो वो स्लैश देने के लिए हमें डबल / यूज करनी पड़ती है। अगर हम डबल देंगे तो आउटपुट में हमें सिंगल / नजर आएगी। देन अगर हम लोग प्रोग्राम देखें, लाइब्रेरी फाइल्स को आप लोगों ने इंक्लूड करना है। देन मेन का फंक्शन आप लोगों को पास आएगा, फिर क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। तो अब देखिए लिखा है प्रिंट एफ के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स, जो भी चीज इन्वर्टेड कॉमर्स में होती है वो एज इट इज आ जाती है, लेकिन एस्केप सीक्वेंस एज इट इज लिखा नहीं आता, उसका फंक्शन परफॉर्म होता है। तो अब सबसे पहले स्टैटिक का साइन प्रिंट हुआ, साथ ही क्या आ गया, /n। तो इसके बाद जो भी कुछ है वो कहां मूव कर जाएगा, सब नेक्स्ट लाइन में। जैसे ही आगे हम गए 2 स्टैटिक प्रिंट हो गए, फिर से आ गया /n। इसका मतलब है इसके बाद जो कुछ है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, 3 स्टैटिक आ गए, फिर /n, तो इसका मतलब है ये 4 स्टैटिक लास्ट में। तो क्या आउटपुट आनी चाहिए आपके पास, सिंगल स्टैटिक, फिर सेकंड लाइन में 2 स्टैटिक, थर्ड लाइन में 3 स्टैटिक और लास्ट लाइन में 4 स्टैटिक। देन आप लोगों का गेटचेंज का फंक्शन ताकि आपका आउटपुट स्टे करे। और फिर अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो क्या, सिंगल स्टैटिक, क्योंकि /n कहां चला गया, नेक्स्ट लाइन में रह गया, फिर क्या प्रिंट हुआ, 2, फिर से अगर ये / ना होता तो उसी लाइन में रहता। जब /n आएगा इन्वर्टेड कॉमर्स में कहीं पे भी, उससे अगली जो भी चीज होगी वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगी। देन आप लोगों के पास प्रोग्राम नंबर 2 हम देखें, दोबारा से लाइब्रेरी फाइल्स आप लोगों ने मस्ट इंक्लूड करनी है। मेन का फंक्शन, मेन का एक्चुअल फंक्शन होता है जिसके बगैर एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है। देन आप लोगों ने ओपनिंग ब्रैकेट लिखी, अब क्लियर स्क्रीन का फंक्शन, अब क्या लिखा है, प्रिंट एफ 1/t 2 थी, अभी क्या होगा, 1 लिखा जाएगा, फिर 8 स्पेसेस आएंगी, फिर 2, फिर 8 स्पेसेस, फिर 2। अब ये 5 तक एक ही लाइन में लिखे जाएंगे लेकिन 8 स्पेसेस के साथ। लेकिन हम देखिए 5 के बिल्कुल साथ क्या है, /n। तो 6 से ऑनवर्ड जो भी है वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा, और क्योंकि सबके बीच में /t है तो सारों के बीच में टैब का डिफरेंस आएगा। देन गेट ch फंक्शन प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, 1, 8 स्पेसेस 2, फिर 8 स्पेसेस 3, 4, 5 और फिर 6, 7, 8, 9, 10 नेक्स्ट लाइन में, और सबके बीच में स्पेसेस ज्यादा होंगी, टैब डिफरेंस होगा। जिस तरह के हमें नजर आ रहा है 1, फिर इसके बीच में 8 स्पेसेस 2, और क्योंकि 5 के बाद /n था इस वजह से 6, 7, 8, 9, 10 नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा। देन प्रोग्राम नंबर 3 देखें तो आप लोगों ने लाइब्रेरी फाइल्स बार बार मैं आपको बता रही हूँ मस्ट यूज करनी है। इनके एंड में टर्मिनेटर नहीं आता, फिर वॉइड मेन फंक्शन, मेन के बाद भी टर्मिनेटर नहीं आता, ओपनिंग ब्रैकेट, अब हर स्टेटमेंट के बाद टर्मिनेटर आएगा, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन, प्रिंट एफ। अब हमारे पास क्या आउटपुट आनी चाहिए, सी, उसके बाद कॉलन। अब ये /2 इसलिए ताकि एक उसको
किस लिए? ये एस्केप करेक्ट सीक्वेंस है, और जो सेकंड वाली है उसने नजर आए, वो हमें नजर आए, तो हमें क्या लिखा आएगा? C कॉलन एक बैकस्लैश विंडोज, और फिर जो भी है वो किस में मूव कर देगा? नेक्स्ट लाइन में। देन हमारे पास नेक्स्ट लाइन क्या आ गई? ये सिंगल कोट्स के लिए, सिंगल कोट्स में P लिखा जाएगा, फिर टैब का डिफरेंस आ गया, फिर सिंगल कोट्स में A, फिर टैब का डिफरेंस, फिर सिंगल कोट्स में K, फिर नेक्स्ट लाइन। देन इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखा जाएगा? पाकिस्तान। बैकस्लैश n क्या करता है? नेक्स्ट लाइन में मूव करता है। बैकस्लैश T क्या करता है? टैब का डिफरेंस देता है। बैकस्लैश सिंगल कोट में सिंगल कोट आएगी, बैकस्लैश डबल कोट में डबल कोट्स आएंगी, और जो कोट्स वाले हैं उनके ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों देनी है। तो ऑलमोस्ट सारे ही एस्केप सीक्वेंसेस हमारे पास इस एग्जांपल में कवर हो रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या करना था? बैकस्लैश लिखी आ गई, देन विंडोज, फिर पाकिस्तान सिंगल कोट्स में, और सॉरी डबल कोट्स में PA के सिंगल कोट्स में विद टैब डिफरेंसेस। देन आप लोगों के पास एक फंक्शन होता है पुट्स। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस डिस्कस किए जिसमें हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने अभी तक कुछ ऐसा यूज नहीं किया था जिसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए यूज हो कुछ। तो ये मोस्टली पुट्स जो है, जब आप लोगों ने किसी स्ट्रिंग को शो करना है, किसी ऐसी वेरिएबल को शो करना है, उसकी वैल्यू को शो करना है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? पुट्स। स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कंप्लीट वर्ड या कंप्लीट सेंटेंसेस आप लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप में सेव कर सकते हो। इट कैन डिस्प्ले स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग वेरिएबल। ये आप लोगों के पास स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कर सकता है, स्ट्रिंग वेरिएबल मतलब एक पूरी स्ट्रिंग आप खुद से असाइन कर दो, उसको भी कर सकता है डिस्प्ले। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी शो हो सकती है। सिंपल आप लोगों के पास इसका सिंटेक्स क्या है? आप लोगों ने पुट्स लिखना है, पैरामीटर, जो भी चीज आप लोग स्ट्रिंग शो करना चाहते हो वो आप लोगों ने ब्रैकेट में लिखनी है। द पैरामीटर इंडिकेट्स, इसमें स्ट्रिंग वेरिएबल भी आ सकता है और इसके अलावा स्ट्रिंग कांस्टेंट भी आ सकता है। अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा तो वो डबल कोट्स में आएगा, वेरिएबल होगा तो आप लोगों ने सिंपल वेरिएबल लिख देना है। स्ट्रिंग टाइप का जो भी वेरिएबल होगा वो आप लोगों ने एज इट इज लिख देना है, लेकिन अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो वो आपको डबल कोट्स में लिखनी है। देन जैसे मैंने लिखा है पुट str, str मैंने एक ऐसा वेरिएबल लिया जिसका नाम str है और इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, तो ये एज इट इज str लिखा नहीं आएगा। str नाम के वेरिएबल में जो सेंटेंस या वर्ड सेव हुआ है वो शो हो जाएगा। और अगर मैं स्ट्रिंग कांस्टेंट देखूं तो प्रोग्रामिंग मेक्स द इंटरेस्टिंग, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट डबल कोट्स में आएगा, तो ये जब लिखेंगे तो क्या लिखा आएगा? एज इट इज, ये लाइन लिखी आ जाएगी। देन आप लोगों के पास एक ऑपरेटर है साइज ऑफ ऑपरेटर, क्योंकि कभी आप लोगों के पास आपको किसी डेटा टाइप का साइज या किसी वर्ड का या किसी नंबर का साइज नहीं पता होता, तो आप लोग जो उसके लिए उसको पता करना चाहते हो कि वो क्या साइज ले रही है, तो आप लोग साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हो। यूज टू फाइंड द साइज ऑफ एनी डाटा वैल्यू, कोई भी डाटा वैल्यू दो, कैरेक्टर दो, नंबर दो, आप लोगों को वो उसका बैकएंड में मेमोरी में क्या साइज है वो आपको शो कर देगा। इट गिव्स द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय दैट वैल्यू, इसके साथ बाइट्स लिखा नहीं आता, ये कोई ना कोई एक नंबर हमें रिजल्ट में देता है, और उस नंबर का मतलब होता है ये इस जो भी हमारे पास वर्ड है या नंबर है बैकएंड पे या वेरिएबल है उसने इतने बाइट्स कंज्यूम किए हुए हैं। द सिंटेक्स ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर इज साइज ऑफ ऑपरेंड। साइज ऑफ लिखना है, आप लोगों ने ब्रैकेट क्लोज करनी है, जिसका भी साइज आप लोग पता करना चाहते हो वो लिखना है। इंट, फ्लोट, कोई नंबर 5.2, 5, 6, 8, C, A, जो भी आप लोग लिखना चाहते हो, जिसका साइज आप फाइंड आउट करना चाहते हो वो लिखोगे। देन ब्रैकेट क्लोज, टर्मिनेटर। तो ये जो भी ऑपरेंड है ये वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे साइज ऑफ n, तो n की जो भी डाटा टाइप होगी उसके मुताबिक उसका कोई ना कोई साइज होगा, तो वो साइज आपको इन बाइट्स में शो करेगा। 10 का जितना मेमोरी में बैकएंड पे साइज ले रहा है वो आप लोगों को शो करेगा। पाकिस्तान एक स्ट्रिंग है, तो जो भी आप लोगों के पाकिस्तान को सेव करने के लिए या इस वर्ड को सेव करने के लिए साइज यूज होगा वो आपको सिर्फ नंबर्स में शो करता है। 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब होता है इतने नंबर ऑफ बाइट्स इसने कंज्यूम किए हैं। देन प्रोग्राम देखें तो आप लोगों ने सबसे पहले लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करना है।
मेन फंक्शन, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लियर स्ट्रिंग का फंक्शन मस्ट, और उसके एंड पे आप लोगों के पास टर्मिनेटर आता है। फिर प्रिंट एफ में क्या लिखा हम लोगों ने, साइज ऑफ करेक्टर %d। अच्छा, हम साइज ऑफ करेक्टर डाटा टाइप बता रहे हैं, लेकिन परसेंटेज डी इसलिए क्योंकि साइज ऑफ ऑपरेटर जब भी रिजल्ट देता है वो इंटीजर की फॉर्म में देता है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, %d। और इसके बाद जो भी इस साइज ऑफ करेक्टर जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद वो जो भी चीज जाएगी वो नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस यूज किया हुआ है \n। देन साइज ऑफ करेक्टर, अब इस करेक्टर डाटा टाइप की आप लोग साइज देखना चाहते हो तो साइज करेक्टर डाटा टाइप का क्या साइज होता है, 1 बाइट। तो ये आप लोगों के %d की जगह क्या लिख देगा आउटपुट में, 1। तो क्या लिखाएगा, साइज ऑफ करेक्टर इज इक्वल टू 1। देन साइज ऑफ इंट, क्यों साइज ऑफ इंट है, साइज ऑफ ऑपरेटर ने जब भी देना है रिजल्ट इंटीजर देना है तो यहाँ पे भी %d यूज होगा, और जो भी इंटीजर डाटा टाइप का साइज होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। देन नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो साइज ऑफ फ्लोट इसी तरह से डिस्प्ले होगा, इसी तरह साइज ऑफ लॉन्ग, साइज ऑफ डबल हो जाएगा। तो ये हर एक का साइज डिस्प्ले करेगा, लेकिन हम लोगों ने ये चीज देखनी थी, हम लोगों ने हर दफा %d यूज किया, इसलिए यूज किया क्योंकि साइज ऑफ ऑपरेटर जब भी रिजल्ट देगा वो इंटीजर की फॉर्म में होगा। देन गेट ch और क्लोज, अगर हम लोग देखें तो इसका आउटपुट जो प्रोग्राम का है वो क्या है, क्या लिखाएगा, द साइज ऑफ करेक्टर 1, इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, फ्लोट 4 लेता है, लॉन्ग 4 लेता है, डबल 8, और ये तो, और जो भी साइज ऑफ ऑपरेटर जो भी डाटा टाइप्स का साइज है आपका वो नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देन आप लोगों के पास क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो हम लोग शुरू से लेक्चर से, क्योंकि हम लोग लैब साथ साथ लेके चल रहे हैं तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आप लोगों के पास क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज होता है। जैसे ही स्क्रीन को ये क्लियर कर लेता है, जो कर्सर है जो ब्लिंक कर रहा होता है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे चला जाता है। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मूव कर जाता है। फिर इसका सिंटेक्स अब तक आप लोगों को ये टिप्स पे होना चाहिए। क्लियर स्क्रीन का मतलब लिखते कैसे हैं, CLR SCR ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग और फिर टर्मिनेटर। देन आप लोगों के पास होम टास्क ये कि इन टॉपिक से रिलेटेड इन चैप्टर्स में जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप लोगों ने उन सब की प्रैक्टिस करनी है, और जितने भी आउटपुट के और एरर वाले क्वेश्चंस हैं उनकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कोई मसला है आप लोगों को, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अपने इंटरेक्शन सेशन में पूछ सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोग प्रोग्राम को, आपको उतना ही समझ में आएगा। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया। जो भी प्रॉब्लम है आप लोग अपने इंटरेक्शन सेशन में पूछिएगा। थैंक यू।